हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट बाय रविंद्र। आज की जो क्लास है इसमें हम थेवेनिन जो प्रमेय है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल्स पहली यूनिट से, तो वो या तो थेवेनिन प्रमेय से पूछता है या नॉर्टन प्रमेय से। तो थेवेनिन और नॉर्टन प्रमेय से जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज का जो पहला जो न्यूमेरिकल्स है वो आपकी स्क्रीन पे भी आ चुका है और इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखो न्यूमेरिकल्स कुछ इस प्रकार से है कि दिए गए परिपथ का तुल्यांकित थेवेनिन परिपथ ज्ञात करो तथा भारधारा का मतलब होता है लोड करंट, तथा भार को दी गई शक्ति का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो परिपथ जो है आपका कुछ इस प्रकार से है। देखो एक बैटरी जुड़ी हुई है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और फिर एक 2 ओम का रेजिस्टेंस और है। एक इधर जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है यहाँ पे 2 टर्मिनल हैं, ए व बी। ए टर्मिनल कह देते हैं इसको, बी टर्मिनल कहते हैं। इनके बीच में लोड रेजिस्टेंस RL जुड़ा हुआ है, इसकी वैल्यू है 2 ओम। और यहाँ पे जो इसको R1 बोल देते हैं, इसकी वैल्यू है 1 ओम। और इसको R2 बोल देते हैं, इसकी वैल्यू है 2 ओम। और यहाँ पे R3 बोल देते हैं इसको, इसकी वैल्यू है 2 ओम। और यहाँ पे जो बैटरी जो जुड़ी हुई है उसकी जो वोल्टेज है ये 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। और यहाँ पे इसका जो इंटरनल जो रेजिस्टेंस है बैटरी का वो है 1 ओम का। तो परिपथ कुछ इस प्रकार से है कि नीचे दिए गए परिपथ का तुल्यांकित परिपथ प्राप्त करो, मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आपको यहाँ पे बनाना है। उसके बाद में क्या क्या भारधारा मतलब लोड करंट IL की वैल्यू आपको निकालनी है। और भार को दी गई शक्ति, मान लेते हैं लोड को दी गई जो शक्ति है वो PL है, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। तो देखो सबसे पहला जो हमारा जो टारगेट रहेगा यहाँ पे, सबसे पहले हम इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। उसी के बाद में हम लोड करंट IL और PL की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो देखो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए हमें 2 चीज़ें ज्ञात होनी चाहिए। एक तो क्या होनी चाहिए, एक तो EEQ मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, और दूसरी देखो REQ मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये 2 चीज़ें हमें ज्ञात होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम करेंगे EEQ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। EEQ की गणना सबसे पहले हम EEQ को फाइंड आउट करते हैं। तो देखो EEQ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हमने आपको EEQ को इंट्रोड्यूस कराया था तब आपको बताया था कि जब लोड टर्मिनल खुले हों तो A व B के जो बीच की जो वोल्टेज है वो EEQ कहलाती है। तो देखो इसका दोबारा से हमें सर्किट बनाना पड़ेगा। तो देखो सर्किट कुछ इस हिसाब से है। यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, प्लस माइनस 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, सॉरी 1 मीटर नहीं, 1 ओम का है ये इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है R1 जिसे कहेंगे, 1 ओम का है ये। एक और रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है R2, ये है 2 ओम का। इधर भी एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है R3, ये है 2 ओम का। और देखो यहाँ पे क्या, ये टर्मिनल हम खुले रखेंगे, A और B टर्मिनल हो गए। इनके बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही क्या होगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज होगी। अब देखो इस सर्किट को हम ध्यान से देखते हैं तो इसको तो देखो ये तो लूप खुला है, तो इसको लूप फर्स्ट बोल देते हैं। और इसमें प्रवाहित धारा का जो मान है वो I बोल देते हैं। अब देखो A व B के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, उतना ही होगा जितना, देखो ये तो लूप खुला है तो इसमें देखो धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो A व B के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही होगा
जो इसके देखो पैरेलल में क्या है, R3 जो है, R3 के सिरों पे जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो A व B के सिरों पे पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होगा। देखो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा ऊपर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो देखो EEQ A व B के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, जितना R3 के सिरों पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो क्या हो जाएगा I इंटू R3। देखो ये जो रेजिस्टेंस है इसमें प्रवाहित धारा I तो होगी, क्योंकि लूप फर्स्ट में यही प्रवाहित हो रही, इनटू इसका रेजिस्टेंस। अब देखो इसको समीकरण 1 दे दो। अब देखो I की वैल्यू भी नहीं, R3 की वैल्यू तो हमें पता है लेकिन I की वैल्यू नहीं पता है। तो देखो I की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट लूप है इसमें KVL लगाएंगे। तो लूप फर्स्ट में KVL से, लूप फर्स्ट में आप KVL लगाओगे तो देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट होते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो ये जो ब्रांच है इसके ये जो प्रतिरोध है इसके सिरों पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, I इंटू R1। फिर देखो लूप फर्स्ट में चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, I इंटू R1, फिर यहाँ से यहाँ तक I इंटू R3। फिर देखो यहाँ से यहाँ तक कोई पोटेंशियल, यहाँ पे रेजिस्टेंस ना बैटरी कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, देखो एक R इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है इसका, तो स्मॉल r इंटू I। फिर देखो यहाँ पे हम बैटरी के जो नेगेटिव जो टर्मिनल है उसके अंदर से यहाँ पे एंट्री करते हैं, तो माइनस E इक्वल्स टू 0। तो ये जो लूप फर्स्ट है इसमें हमने किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगा दिया। तो देखो I हमने यहाँ पे कॉमन लिया, R1 प्लस R3 प्लस स्मॉल r इक्वल्स टू क्या हो गया, E हो गया। तो I की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी हो जाएगी, E बटे R1 प्लस R3 प्लस स्मॉल r। अब देखो I की वैल्यू यहाँ पे जितनी भी वैल्यू है सारी हमें नोन है। तो देखो E की वैल्यू है 10 वोल्ट, R1 की वैल्यू है 1 ओम, R3 की वैल्यू 2 ओम प्लस स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। तो I की देखो वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 10/4। तो इसको कह सकते हैं 5/2, I धारा है तो एम्पियर। तो I की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 5/2 एम्पियर। अब देखो ये जो वैल्यू है यहाँ पे रखेंगे, तो इधर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो EEQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू R3, यही तो था। तो EEQ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I की वैल्यू देखो 5/2 एम्पियर, 5/2 एम्पियर, और R3 की वैल्यू देखो कितनी है, 2 ओम है। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट जो वोल्टेज है वो कितनी आई, 5 वोल्ट। थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज कितनी आई, 5 वोल्ट। अब देखो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए हमने EEQ को तो डिटरमाइन कर दिया, कहने का मतलब थेवेनिन जो इक्विवेलेंट वोल्टेज है उसको तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने सारी कैलकुलेशन की है। अब हम R3 के लिए गणना करेंगे। तो EEQ की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 5 वोल्ट। अब देखो हम REQ के लिए गणना करेंगे, REQ के लिए गणना करेंगे। ये तो EEQ की वैल्यू हो गई। अब हम करेंगे कैलकुलेशन फॉर REQ। REQ के लिए गणना करेंगे, मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे प्राप्त करते हैं, जब लोड टर्मिनल खुले हों तो A व B के बीच की कुल जो रेजिस्टेंस होता है वो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, जबकि जो ऊर्जा स्रोत है वो उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिए गए हों। मतलब ये ऊर्जा स्रोत तो हट जाएगा लेकिन इसके इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो प्रेजेंट रहेगा। तो देखो सर्किट कुछ इस हिसाब से बनेगा, मैं यहीं पे बना रहा हूँ REQ के लिए। देखो एक ये तो स्मॉल r हो गया 1 ओम का, मतलब ऊर्जा स्रोत को तो हमने हटा दिया। फिर देखो दूसरा ये R1 हो गया कितना, 1 ओम का। फिर देखो यहाँ पे ये R2 हो गया कितना, 2 ओम का। इसके बाद में देखो ये हो गया R3, ये भी 2 ओम का है।
फिर ये Req होगा, देखो R1 R2 R3 और स्मॉल r। अब देखो ए व जो बी टर्मिनल हैं इनके बीच का जो रेजिस्टेंस होगा वही क्या होगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो देखो ध्यान से देखते हैं, तो ये दो जो परिपथ हैं, ये दोनों जो सर्किट हैं वो किस में हैं, श्रेणी क्रम में है। देखो ये इसके बाद में ये, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 2 ओम हो गया। 1 ओम प्लस 1 ओम 2 ओम हो गया। तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसको आर डैश बोल दो आप। आर डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 2 ओम हो गई। अब देखो ये दोनों जो परिपथ हैं वो किस में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1 बटा, देखो जब R बराबर क्या हो जाता है, R1 R3 R डैश R3 बटे R डैश प्लस R3, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखो R डैश की वैल्यू 2, R3 की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 बटे 2 प्लस 2, तो R की जो वैल्यू है वो 1 ओम आ जाएगी। अब देखो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 1 ओम, और यहाँ पे 2 ओम जुड़ा हुआ है। तो देखो इन दोनों को घटा के कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख दो आप, सॉरी यहाँ पे जोड़ ही देते हैं। ये कितना है, R है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 ओम है। 1 ओम और 2 ओम कितना हो गया, 3 ओम हो गया। तो R इक्वलेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, R प्लस, तो कितनी हो जाएगी, R इक्वलेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 2, तो 3 ओम हो जाएगी। तो देखो हमने R इक्वलेंट की वैल्यू भी फाइंड कर ली और EQ की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। तो इस हिसाब से हम थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज खींच सकते हैं। कैसे खींचेंगे, देखो थेवेनिन ने क्या बताया था, रेखीय प्रतिबाधाओं तथा ऊर्जा स्रोतों से युक्त किसी द्विटर्मिनल रैखिक जाल को, द्विटर्मिनल हो गए कि रैखिक जाल को एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स हो, जिसे कहेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 5 वोल्ट, और जिसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा हो Req की वैल्यू कितनी है, 3 ओम। और फिर बाद का जो सर्किट है लोड प्रतिरोध RL, ऐसे कैसे बन जाएगा, सॉरी यहाँ से ये A और B टर्मिनल हो गए, ये RL की वैल्यू हो गई 2 ओम, लोड प्रतिरोध RL। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन तो कुछ इस प्रकार से था। सबसे पहले तो हमें इसका इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना था, उसके बाद में लोड में प्रवाहित धारा का मान आपको ज्ञात करना था, फिर लोड को दी गई शक्ति का। अब देखो लोड में प्रवाहित धारा का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, मान लेते हैं लोड में प्रवाहित धारा का जो मान है IL, तो IL की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाएंगे। तो देखो इसको बोलेंगे लोड करंट, लोड धारा कैसे निकालेंगे, जो थेवेनिन जो इक्विवेलेंट वोल्टेज है इसमें किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाएंगे। तो देखो किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाएंगे, सबसे पहले इसके सिरों पे पोटेंशियल ड्रॉप IL Req, उसके बाद में ऐसे घूम के आएंगे IL RL, फिर माइनस EEQ। तो देखो IL Req प्लस IL RL बराबर EEQ। तो देखो IL यहाँ से हम कॉमन लेंगे, तो EEQ की जो वैल्यू आ जाएगी ना, Req प्लस RL। तो वैल्यू देखो EEQ की वैल्यू कितनी, 5 बटे Req प्लस RL, 3 और 2 5। तो लोड में जो प्रवाहित धारा का जो मान है वो 1 एम्पियर होगा। लोड में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। अब लोड को दी गई शक्ति, लोड को दी गई शक्ति PL बोल देते हैं, P लोड। तो देखो लोड को दी गई शक्ति को देखो I² RL, देखो शक्ति का फॉर्मूला यही होता है, देखो P इक्वल्स टू होता है I इंटू R, P इक्वल्स टू होता है I इंटू V,
और V को भी क्या लिख सकते हैं, IR, तो IR, तो I स्क्वायर R हो जाता है ये। तो देखो लोड को दी गई शक्ति क्या हो जाएगी, IL स्क्वायर RL। अब देखो PL, IL स्क्वायर की वैल्यू देखो 1 एम्पियर का स्क्वायर 1, RL की वैल्यू कितनी है 2 ओम। तो लोड को दी गई जो शक्ति है वो 2, अब शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। तो इस हिसाब से हमने लोड को दी गई शक्ति और लोड में प्रवाहित धारा दोनों को हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो न्यूमेरिकल है वो बहुत अच्छे से समझ में आया है। और इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, सबसे पहले आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, उसके बाद में थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। उसके बाद में यहाँ से आप थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट खींच सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगा के लोड में प्रवाहित जो धारा का मान हम यहाँ पे हमने ज्ञात कर लिया है। उसके बाद में लोड को प्रदत्त शक्ति की वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से है। हाँ, थेवेनिन प्रमेय पे आधारित क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे भी आ चुका है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि परिपथ का थेवेनिन चित्र 1.106 के परिपथ का तुल्य परिपथ थेवेनिन प्रमेय का उपयोग कर बनाइए तथा RL प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान भी आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखो परिपथ जो है आपका कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है आपकी, ये जो बैटरी है प्लस माइनस, इसकी जो वोल्टेज है वो कितनी है, 70 वोल्ट की है ये बैटरी। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है जिसको हम कहेंगे R1, इसकी वैल्यू जो है 15 ओम। उसके बाद में दूसरा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है R3, देखो इसको R2 नाम दे देते हैं। वैसे तो R3 देने में भी कुछ वो नहीं है, लेकिन थोड़ा हम जो अभी तक सर्किट ऐसे ही मान के आए हैं, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सही रहेगी। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू R2 की जो वैल्यू है वो 4 ओम है। यहाँ पे 2 टर्मिनल है A व B, इसके यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस RL जुड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू है 20 ओम। तो देखो आपको यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। उसके बाद में RL में जो प्रवाहित लोड जो रेजिस्टेंस है उसमें प्रवाहित धारा का मान यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। सबसे देखो आपको क्या करना है, एक तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है और RL में जो प्रवाहित धारा का जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करनी है। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए हमें किस चीज़ की वैल्यू पता होनी चाहिए, एक तो EEQ मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज और दूसरी REQ। देखो ये जो क्वेश्चन आप स्वयं भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस किया है वैसा ही है। और उससे पहले भी हम एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पे देखो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, नहीं दे रखा है तो 0 मानेंगे। और बाकी सेम प्रोसीजर जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया है वही प्रोसीजर है। चाहे तो आप इसको खुद से भी कर सकते हो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना सॉल्यूशन लिखिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है अपना सॉल्यूशन लिखा होगा। अब मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, अब यहाँ पे हम करवा रहे हैं। तो देखो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट खींचने के लिए हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, दूसरी थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन की गणना EEQ की गणना करेंगे सबसे पहले। एक बार मैं अंग्रेजी में लिखने वाला था, फिर मैंने बाद में हिंदी में लिख दिया। तो ऐसे लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर EEQ। तो EEQ की गणना करेंगे, कैसे करेंगे, मैं इसी परिपथ को काम में ले रहा हूँ। जब A व B टर्मिनल खुले हों, जब A व B टर्मिनल खुले हों तो A व B के बीच की जो वोल्टेज होगी वो ही क्या होगी, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज होगी। तो देखो ये जो परिपथ है, लूप फर्स्ट है, ये खुला नहीं है, ये बंद है, इसमें प्रवाहित धारा का मान I मान लेते हैं।
तो देखो वही प्रोसीजर है, ए व बी के सिरों के बीच में विभव पतन उतना ही होगा जो R3 के सिरों पे होगा, क्योंकि जैसे ये लूप खुल गया तो इसमें प्रवाहित धारा की वैल्यू 0। तो देखो ये दोनों पैरेलल में है, देखो तो इसके सिरों पे जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ही ई क्यू के इक्वल होगा। तो ई क्यू की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल मान सकते हैं हम, देखो थोड़ा सा आई इंटू R2 सॉरी R3 है, आई इंटू R3, इसको इक्वेशन 1 दो। अब R3 की वैल्यू कैसे निकाल, देखो R3 की वैल्यू तो हमें पता है, I की वैल्यू नहीं पता है। तो I की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए लूप जो पहला है इसमें KVL लगाएंगे। तो लूप 1 में KVL से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, तो देखो यहाँ पे KVL लगाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो ब्रांच है इसके सिरों पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, I इंटू R1, आई इंटू R1 प्लस, फिर ये जो ब्रांच है इसके सिरों पे पोटेंशियल ड्रॉप I इंटू R3। अब देखो यहाँ पे देखो न रेजिस्टेंस है न बैटरी है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। फिर देखो हम यहाँ पे ऐसे जाके इसके नेगेटिव टर्मिनल के अंदर घुसेंगे, तो जिस टर्मिनल में हम जाएंगे उसी को यहाँ पे हम लेंगे। तो देखो I यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R3 बराबर क्या हो जाएगा E। तो I की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा E बटे R1 प्लस R3। अब देखो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, E की वैल्यू कितनी है 70 वोल्ट, और R1 प्लस R3, R1 की वैल्यू है 15 और R3 19। एक बार तो इसको ऐसे ही रहने दो, हमें तो यहाँ पे वैल्यू रखनी है ये, इसको इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ से हम इधर से कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ई क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू होगी 70 बटे 19 इंटू R3 कितनी है 4 है। तो ई क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी तो 280 728 बटे 19। तो देखो यहाँ पे हम भाग दे के देख सकते हैं, 280 में से 19 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा कितना 9 0 19 चौक 76, तो 7 6, फिर कितना 4, फिर देखो 1, फिर 0, तो देखो 14 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आंसर हमारा कितना आ रहा है 14.73, देखो 14.73 वोल्ट। तो ये तो ई क्यू की वैल्यू आ गई 14.73, ये तो ई क्यू की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, आर ई क्यू को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट खींचना है। तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। तो अब तो देखो ई क्यू की जो वैल्यू आपके पास आई है वो कितनी है 14.73 वोल्ट। अब देखो आपको क्या करना है, आर ई क्यू की गणना करनी है। तो यहाँ से कैलकुलेशन फॉर आर ई क्यू के लिए हम गणना करेंगे। तो देखो हमने बताया था जब ए व बी टर्मिनल खुले हों तो ए व बी के बीच की जो कुल रेजिस्टेंस है वही क्या है, आर ई क्यू कहलाएगा, आर ई क्यू कहलाएगा। जबकि जो ऊर्जा स्रोत क्या हों उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिए गए हों। तो आंतरिक प्रतिबाधा 0 है तो ऊर्जा स्रोत को तो हमें अनुपस्थित करना ही है, आंतरिक प्रतिबाधा 0 हो जाएगी। अब देखो यहाँ से देखो ध्यान से, ये दोनों सर्किट हैं, ये दोनों जो रेजिस्टेंस है वो किस में है, पैरेलल में है। क्योंकि देखो इसका पहला टर्मिनल दोनों को एक जगह है, दूसरे का बीच में कोई दूसरा रेजिस्टेंस नहीं है, इसका दूसरा टर्मिनल यहाँ पे माना जाएगा। तो R1 और R3 तो किस में, पैरेलल में है, और R2 इसके श्रेणी क्रम में है। तो आर ई क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी R2 और R1 R3 क्या है, पैरेलल में है, R1 R3 बटे R1 प्लस R3। तो आर ई क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, R2 14 प्लस
R1 R3, R1 की वैल्यू है 15 इंटू R3, 4/15 + 4। तो देखो यहाँ से REQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14, तो ये हो जाएगा ऐसे कैसे, 15 चौक 60, 15 4 19, देखो 19 30 57। तो देखो REQ, देखो 14 तो ये हो गया, और 3 पॉइंट कुछ आएगा इसकी वैल्यू। इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, हालांकि हम मास्टर हैं तो हम कैलकुलेटर का सहारा ले सकते हैं। तो 3.15 आएगा ना। तो REQ की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 17.15 ओम। अब देखो आपने REQ की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, EEQ की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो अब आप क्या कर सकते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट जो सर्किट है उसको आप ड्रॉ कर सकते हो। तो अब हम करेंगे थेवेनिन जो इक्विवेलेंट जो सर्किट है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखो ये जो उतारने का जो काम है ना, आपको वीडियो है आपके पास तो आगे पीछे करके जैसे भी आप इसको दोबारा से देख के जैसे भी आप कर सकते हो वैसे आपको उतारने का काम कर सकते हो। तो देखो आपके पास ओरिजिनल जो सर्किट जो था वो कुछ इस हिसाब से था। एक यहाँ पे 70 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी, प्लस माइनस E = 70 वोल्ट। फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, फिर एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पे फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे लोड टर्मिनल आ जाएंगे आपके A व B। अब इनके बीच में लोड रेजिस्टेंस RL। अब देखो ये R1 की जो वैल्यू थी ना वो थी आपकी 15 ओम, 15 ओम। R2 की जो वैल्यू थी 14 ओम, और R3 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 4 ओम। अब देखो इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा। तो हमने बताया था थेवेनिन की जो, जब भी आप थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट खींचो तो थेवेनिन का जो स्टेटमेंट है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि रेखीय प्रतिबाधाओं तथा ऊर्जा स्रोतों से युक्त किसी द्वि टर्मिनल रैखिक जाल को एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसमें एक वोल्टता स्रोत EEQ, जिसे क्या कहेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 14.73 वोल्ट, और इसके श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई एक प्रतिबाधा या प्रतिरोध REQ की वैल्यू कितनी है, 17.15 ओम। देखो 17.15 बोलेंगे, अगर आप 17.15 बोल रहे हैं तो आप गलत पढ़ रहे हैं उस चीज़ को। यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, RL कितने ओम का है, 20 ओम का है, ये 20 ओम का है RL। अब देखो आपने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट तो बना दिया, अब आपको क्या करना है, मतलब लोड प्रतिरोध RL में जो प्रवाहित धारा की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, किरचॉफ वोल्टेज नियम लगाओगे। तो देखो IL की गणना कैसे करोगे, देखो इसको परिपथ 1 दे दो, इसको परिपथ 2, तो परिपथ 2 में क्या लगाएंगे, KVL से। तो देखो इसमें KVL लगाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो इसके सिरों पे पोटेंशियल ड्रॉप IL REQ, फिर इसके सिरों पे पोटेंशियल ड्रॉप IL RL माइनस EEQ। तो देखो परिपथ सेकंड में KVL लगाएंगे तो REQ IL, सॉरी पहले लिख लेते हैं, चलो IL REQ प्लस इसके सिरों पे पोटेंशियल ड्रॉप IL RL, फिर माइनस EEQ, तो इधर आएगा तो प्लस EEQ हो जाएगा। तो इसकी जो देखो ये जो न्यूमेरिकल है ना, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दी है आपको, जो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी है ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दी है, इसलिए आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। वरना जब आप न्यूमेरिकल एग्जाम में करोगे तो वहाँ पे आपको ये जो फैक्ट है ना ये आसान देंगे, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो IL की वैल्यू, तो IL तो यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा REQ प्लस RL,
बराबर क्या हो जाएगा, ई ई क्यू। तो आई एल की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ई ई क्यू बटे आर ई क्यू प्लस आर एल। तो देखो ई ई क्यू की वैल्यू कितनी है, इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। ई ई क्यू की वैल्यू 14.73 बटे आर ई क्यू 17.15 प्लस आर एल 20। अब देखो ये भी एक पूरे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हैं। ये लगभग जो वैल्यू आएगी ना 0.40 एम्पियर के इक्वल आएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो थेवेनिन जो प्रमेय पर आधारित हमने 2 प्रॉब्लम यहाँ पे करवाई हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और इसी से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो कुछ क्लासें हैं उसमें भी हम थेवेनिन जो प्रमेय है उस पर आधारित प्रॉब्लम आपको कराएं, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।